जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 111 की जो डेफिनेशन है, यानी जो आपका ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसकी जो डेफिनेशन क्रॉस है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एकदम डिटेल में। अगर नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ जाओ सबसे पहले वो देखो, क्योंकि आज की जो वीडियो है यहाँ बात करूँगा सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम की पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम है क्या। तो उसके लिए प्लेलिस्ट चेक करो, वहीं पे मिलेगी आपको वीडियो। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे एक चार्ट शो हो रहा है ना, इसको भाई बना लेना, इसकी फ़ोटो खींच लो या मुझसे मांग लो व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपको एट दी एंड आपको बना के यही आना है एग्ज़ाम में। बस मैं आपको समझा दूंगा डायरेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सेक्शन 111 में जो पनिशमेंट लिखी है बहुत ही सिंपल सी है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सेक्शन 111 में पनिशमेंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आओ देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक बंदा तो अपराध कर नहीं रहा होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम में बेसिकली पूरा गैंग इन्वॉल्व है, एक पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है। तो उस ग्रुप में 10 बंदा हो सकता है, हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है। जब हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है तो पनिशमेंट एक टाइप की कैसे हो सकती है। अब हर बंदा काम अलग अलग कर रहा है, सबकी हिस्सेदारी अलग अलग है, तो सबकी पनिशमेंट भी अलग अलग होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए इस सेक्शन में अलग अलग हिस्सों में पनिशमेंट को डिवाइड किया गया है। अब पहली पनिशमेंट देखो, हूएवर कमिट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आपने क्या किया? आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का अपराध किया। आपने किडनैपिंग की, आपने रॉबरी की, या आपने गाड़ी की चोरी की, एक्सटॉर्शन किया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एटसेट्रा सो ऑन। कोई भी इलीगल काम आपने किया या आपकी पूरी गैंग ने किया और आपका ऐसा क्राइम करने से किसी पर्सन की मौत हो जाती है। अब मौत कैसे होगी? तो मौत के लिए कुछ अपराध हैं जहाँ पे मौत होने के चांसेस हैं, जहाँ मौत होने की संभावना है। फॉर एग्जांपल किडनैपिंग में मौत हो सकती है, जो आपका रॉबरी है इसके अंदर मौत हो सकती है ना, जो आपका एक्सटॉर्शन में मौत हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में मौत हो ही रही है ना, इसका मोटिव ही है किसी को मारना। तो ऐसे कुछ अपराध है जहाँ पे मौत होने के चांसेस हैं, है ना। जैसे आपने किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया, अब व्यक्ति वो भाग रहा है, तो आप उसको नहीं चाहोगे कि वो जाए पुलिस के पास, तो पुलिस के जाने से पहले आप उसे मार दोगे। तो ये बात समझिएगा। जैसे आपने किसी को किडनैप किया, है ना, वो पुलिस तक ना पहुंच पाए, इससे पहले आपने उसे मार दिया, तो इस केस में आपकी पनिशमेंट क्या होगी? तो आपकी पनिशमेंट होगी डेथ पेनल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लेकिन उसके अलावा आपके ऊपर फाइन लगेगा जो कि कम से कम 10 लाख रुपए का होगा। तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ डायरेक्ट से, पर मैं आपके सामने एक चार्ट भी शो कर रहा हूँ, है ना। तो उस चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ मैंने पनिशमेंट को लिख दिया है शॉर्ट में, बाकी मैं रीडिंग करूँगा डायरेक्ट से, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस चार्ट को बना के आना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है ना। तो पहली पनिशमेंट इन्होंने किस चीज़ की बताई है कि जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम हैं, अगर उनमें से किसी अपराध को करते वक्त आपसे किसी पर्सन की मौत हो जाए, है ना, अगर आपसे किसी पर्सन की मौत हो जाए तो ऐसे में आपकी पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी होगी, या तो आजीवन कारावास यानी कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसके साथ साथ 10 लाख रुपीस तक का फाइन पड़ेगा कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट 10 लाख तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखो दूसरी पनिशमेंट क्या है। यहाँ लिखा है इन एनी अदर कॉज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप दूसरों की ज़मीनें हड़प रहे थे, या आप एक्सटॉर्शन कर रहे थे, या आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे, तो आप ये सारे अपराध कर रहे थे। तो आपने ये सारे अपराध किए पर आपसे किसी की मौत कॉज नहीं हुई, मतलब आपने किसी की ज़मीन हड़प ली पर किसी को जान से नहीं मारा। आपने किसी बच्चे को किडनैप किया और उसके घर वालों से
मतलब उनके घर वालों धमका के पैसे ऐंठ लिए 1 करोड़ रुपए, है ना। पर आपने बच्चे को मारा नहीं, बच्चे की जान नहीं ली, यानी उसे आपने छोड़ दिया। तो आपने ये सारे अपराध किए पर किसी की जान नहीं ली, तो आप कहाँ फॉल करोगे? आप फॉल करोगे इन एनी अदर कॉज में, है ना। तो इस केस में आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, जो कि कम से कम 5 साल तक का होगा, या फिर उसको बढ़ा करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपके ऊपर कम से कम 5 लाख रुपए का फाइन लगेगा, है ना। ये है आपकी दूसरी पनिशमेंट। अब थर्ड पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है? ये उन लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया नहीं है। मतलब ये लोग उस गैंग का हिस्सा नहीं हैं, बट इन्होंने या तो अबेट किया है, मतलब या तो किसी की हेल्प करी है ऑर्गेनाइज क्राइम करने में, या किसी को उकसाया होगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए, या फिर कॉन्स्पिरेसी की होगी, या फिर आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने की कोशिश की होगी, आपने अटेम्प्ट किया होगा, आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, या फिर आपने कॉन्स्पिरेसी की होगी, या फिर किसी भी तरीके से किसी पर्सन की हेल्प की है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए, या फिर इंगेजेस इन एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या फिर आपने कोई भी ऐसा काम करने में सामने वाले पर्सन की हेल्प की है जिससे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर पाए। यहाँ पे क्या लिखा है? इंगेजेस इन एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू डू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करने के लिए जो सामने वाले ने तैयारी करी थी, है ना, जो सामने वाले ने तैयारी की थी, उसमें आपने किसी भी तरीके का एंगेजमेंट किया है, किसी भी तरीके से हेल्प आपने की है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है जो बच्चे किडनैप करता है और उनके माँ बाप से पैसे वगैरह मांगता है, तो इन्होंने एक दिन पहले गाड़ी वाड़ी एकदम तैयार कर ली, उसमें पेट्रोल जो पड़ता है तेल वगैरह भर लिया, है ना। अब नेक्स्ट डे जाना है, बच्चे को किडनैप करना है, यानी स्कूल के बाहर लगानी गाड़ी और बच्चे को किडनैप करना है। पर आपने क्या किया? आपने उस गैंग को जाकर ये बता दिया कि भाई सुनो, ये लड़के को किडनैप करो, क्योंकि इसके जो पापा हैं ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनसे तुम 1 करोड़ रुपए ऐंठना और उसमें से मुझे कमीशन देना। तो आपने क्या किया? जब ये गैंग एक दिन पहले तैयारी कर रहा था, अगले दिन जाकर बच्चे को किडनैप करने की तैयारी कर रहा था, तो आपने क्या किया? आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि इस बच्चे को उठा लो, इस बच्चे के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना। ऐसे एक्ट में आपने इंगेज किया जो कि उनकी हेल्प कर रहा है तैयारी करने में, है ना। तो अगर आप इन कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपकी पनिशमेंट होगी यहाँ पे कम से कम 5 साल, जो कि बढ़ के हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, और उसके साथ साथ आपको कम से कम 5 लाख का फाइन लग जाएगा। फिर आपका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? इस पॉइंट को समझने के पहले एक स्टोरी सुनना आईपीसी की, है ना। आईपीसी आपने पढ़ी नहीं है, बट मैं उस चीज़ को बीएनएस से रिलेट करके बताऊंगा तो आप समझ पाओगे। देखो, आईपीसी में 2 अपराध थे, एक होता था रॉबरी और एक होता था डकैती। अगर आप डकैती के ग्रुप को बिलोंग करते हो, आईपीसी आपको बताता था कि अगर आपने किसी के घर में डकैती मारी तो आपको पनिश किया जाएगा। आईपीसी दूसरा आपको ये बताता था कि अगर डकैतों के साथ रहकर डकैती करने की प्लानिंग करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन आईपीसी एक चीज़ की और बात करता था कि अगर आप डकैती के ग्रुप को बिलोंग करते हो तो उस केस में क्या होगा। जैसे मान लो मैं हूँ और मेरे साथ 4 लोग और हैं, तो हम 5 लोग क्या करते हैं? हम डकैती करते हैं। हम एक रात को हम 5 लोग जंगल में एक साथ बैठकर पास में जो जला के आग बैठे हैं, आराम से
खाना खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हुआ क्या, और फिर पुलिस वहाँ पे आ गई और उसने हम पांचों को अरेस्ट कर लिया। अब अगर मैं पुलिस से ये कहूँ कि अरे सर, अब आप हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हो, है ना, हम तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बस बैठे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अभी तो हम डकैती भी नहीं कर रहे हैं, तो आपने हमको कैसे अरेस्ट कर लिया। तो पुलिस क्या बोलेगी, तो पुलिस हमसे बहुत प्यार से समझाएगी कि देखो बेटा, आप लोग डकैती के ग्रुप को बिलोंग करते हो, पहली बात तो ये है ना, तुम अभी डकैती नहीं कर रहे हो। जब हमने तुमको अरेस्ट किया है, लेकिन हमें पता है कि तुम जाकर डकैतियाँ करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि जब तुम लोग डकैती करो तो तुम्हें हम डकैती करते वक्त पकड़ें। अगर पुलिस के पास इतना सबूत है कि उनको लगता है कि तुम डकैतों के ग्रुप को बिलोंग करते हो, है ना, अगर आप डकैतों के ग्रुप को बिलोंग करते हो तो हम तुम्हें ऐसे भी अरेस्ट कर सकते हैं जिस समय तुम डकैती नहीं कर रहे हो। तो सिमिलरली ऐसी चीज़ रॉबरी के लिए भी हुआ करता था। तो इन्होंने इस चौथे पॉइंट में क्या किया है, इन्होंने सिमिलर सा प्रोविज़न यहाँ पे भी डाला हुआ है। इन्होंने क्या कहा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बेसिकली अगर हम 10 बंदे हैं जो कि लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते हैं, हमारा 10 बंदों का ग्रुप है जो कि मिलकर लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करता है, तो हम 10 के 10 क्या हुए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा हुए। मान लो मैं इस गैंग का लीडर हूँ, ठीक है, मैंने सबसे कहा कि आज हम अपना काम बंद रखते हैं, आज हम किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, ये काम हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज हम फुल टाइम पार्टी करेंगे। तो मैं इस ग्रुप का क्या हूँ, लीडर हूँ। तो मैंने अपने ग्रुप के मेंबर को ऑर्डर दिया कि आज हम लोग करेंगे पार्टी। अब भैया हम लोग पार्टी कर रहे थे और इतने में ही पुलिस आ जाती है और हम सबको अरेस्ट कर लेती है। अब मैं थोड़ी बोलूँगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, हम तो बस पार्टी कर रहे थे, है ना। तो लॉ यहाँ पर क्या बोलेगा कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा हैं, आप एक मेंबर हैं। तो पुलिस बोलेगी इस वक्त आपको इसलिए नहीं अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि आप कोई अपराध कर रहे हैं। हमें भी दिख रहा है कि आप पार्टी कर रहे हैं, आप कोई ऑफेंस नहीं कर रहे हैं, बट हमें ये पता है कि आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो जो कि करता ही गलत काम है। यू आर अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो जो कि अनलॉफुल काम करता है, जो कि इल्लीगल काम करता है, और यही कारण है कि मैंने तुम सभी को अरेस्ट किया। तो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा हैं, उसके लिए भी आपको अलग से अरेस्ट किया जा सकता है। उसकी अलग से पनिशमेंट है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप के मेंबर हैं, उसका पार्ट हैं, तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसे में आपकी पनिशमेंट कम से कम 5 साल तक की होगी, जो कि बढ़ के लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, मतलब आजीवन कारावास हो सकता है, प्लस 5 लाख रुपए का फाइन लगेगा, है ना। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा ये 4th पॉइंट। तो पिछली 3 पनिशमेंट जो हैं वो आपकी एग्जैक्टली सेम है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं 5वें वाले पॉइंट पे। तो 5th वाला पॉइंट किस कैटेगरी के लोगों की बात करता है, ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो खुद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं कर रहे हैं। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया भी नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्हें पता है कि ये व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है। फॉर एग्जांपल, आपके घर पे आपके बड़े भाई को पता है कि आप जाकर दूसरों की ज़मीनों को कब्जाते हो, या आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हो, या कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करते हो, तो प्लीज़ बुरा मानना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक दिन पुलिस आपके पीछे पड़ गई और वो जान गई कि आप इस पर्टिकुलर गैंग का हिस्सा हो। पुलिस ने नोटिस निकाल दिया आपके नाम का, तो आप डरते भागते अपने घर पहुंच गए और आपके घर वालों ने आपको घर में छिपा दिया। तो ये 5th पॉइंट क्या कह रहा है, ये 5th पॉइंट आपके लिए नहीं है, ये 5th पॉइंट आपके घर वालों के लिए है।
ये पॉइंट ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने आपको छिपाया है, आपको पनिशमेंट से बचाने की कोशिश की है। क्योंकि जो लोग आपको बचा रहे हैं उनको ये बात पता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा हो, और अगर तुम पकड़े गए तो तुम जेल जाओगे। ये बात ऐसे लोगों को पता है जो आपको छिपाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है whoever intentionally harbor और conceals any person। हार्बर का मतलब होता है, हार्बर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। हार्बर मतलब एक अपराधी की किसी भी तरह से उसकी हेल्प करना, उसे शरण देना, उसे खाना पीना देना, उसे पैसे देना, उसे ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना। तो अगर किसी भी पर्सन ने आपको हार्बर किया है या आपको छिपाने की कोशिश की है, तो अगर आप ऐसा करते हो यानी उसे छिपाते हो, हु हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। लेकिन एक बात समझना ध्यान से कि जो व्यक्ति ये कर रहा है यानी आपको छिपा रहा है या आपको हार्बर कर रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि सामने वाले ने अपराध किया है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा है। तो ऐसे में आपको कम से कम यहाँ पे 3 साल की जेल होगी, जो कि बढ़ के आजीवन कारावास हो सकती है, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और कम से कम 5 लाख का फाइन लगेगा, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो स्पाउस होते हैं ऑफेंडर के, उन्हें एग्जम्प्ट यहाँ पे किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीवी है, उसका पति अगर उसके पास भागते भागते हुए आता है और बीवी को पता है कि मेरे पति ने गलत काम किया है, मतलब उसकी बीवी को पता है कि उसका पति एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मेंबर है। अगर बीवी अपने पति को हार्बर करती है या कंसील करती है, मतलब उसे छिपाती है अपने घर में, तो बीवी को एग्जम्पशन है, लेकिन पति को और बाकी घर वालों को नहीं है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर। स्पाउस का सिंपल सा मतलब होता है या तो हस्बैंड या तो वाइफ। स्पाउस में घर वाले नहीं आते हैं। तो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, वो फिर भी जेल जाएंगे, लेकिन आपका स्पाउस यहाँ पे बच जाएगा, है ना। आपका लिविंग रिलेशनशिप, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये लोग स्पाउस में नहीं आते हैं। स्पाउस का मतलब केवल हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर आपके पति या पत्नी ने आपको बचाया है, आपकी किसी भी तरीके की हेल्प की है ना, तो उनको एग्जम्पशन है, उनको इस क्लॉज के तहत पनिश नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बट उसके अलावा आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई और घर वाला है जिसने आपको छुपाया है, आपकी हेल्प की है, यानी आपको शरण दिया है ना, तो दे विल बी हेल्ड लाइबल एज पर क्लॉज नंबर 5। फिर आपका 6 पॉइंट है, बेसिकली ये जो क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 7 है, इसकी पनिशमेंट को समझने की कोशिश करना। देखिए क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 7 दोनों बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके आई है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ज़मीन आई है ना, जो ज़मीन आपने किसी की कब्जाई थी, तो वो ज़मीन आपके पास आ गई। या फिर फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया और उस क्राइम को करके आपके पास कहीं से कोई पैसा आया है, मतलब कुछ आया है आपके पास, कोई प्रॉपर्टी आई है जो आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके कमाई है। आपका जो मालिक है ना, आपने लोगों के साथ 1 करोड़ की ठगी करी, तो आपका जो गैंग का लीडर है, जो आपका मालिक है, उसने खुशी खुशी आपको 1 करोड़ में से 15 लाख रुपए आपको दे दिए, तो 15 लाख रुपए वो कमाई आपकी हो गई। तो ये जो 6 और 7 वाला पॉइंट है, ये उसके बारे में बात करता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके जो लोगों के पास प्रॉपर्टी आ रही है, जो लोगों के पास पैसा आ रहा है, उसको किस तरीके से पनिश किया जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट इस बारे में बात करता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, whoever possesses any property derived or obtained from the commission of an organized crime। आपके पास अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आई हुई है जो
किस तरीके से आई है, जो कि आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है, या तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का प्रोसीड है। देखिए इसके दो मतलब हुए, दो मतलब क्या है, जैसे मान लो आप एक गैंग में काम करते हो और आपका काम क्या है, आपका काम है अपने मालिक को ज़मीनें ढूंढ कर देना, उसके बाद कब्जाने का काम आपके मालिक का है ना। आपका काम है बस अच्छी अच्छी ज़मीनें ढूंढ कर देना। तो आप अपने मालिक को हर दिन जाके ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हो और उसके बदले में आपका जो मालिक है ना, वो आपको हर महीने 5 लाख रुपए देता है। तो ये क्या हुआ, ये जो आपके पास पैसा आया, ये कहाँ से आया, ये आया है फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से आया है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो लिखी है, प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसका क्या मतलब है। अब जैसे कि मान लेते हैं जैसे मैं हूँ, तो मैं एक ग्रुप में काम करता हूँ और मेरा काम क्या है, मुझे दिन में 10-15 लोगों को फ़ोन करना है और उनके डेबिट कार्ड की डिटेल, उनसे OTP मंगवाना है और उनका अकाउंट हैक कर लेना है। तो दिन भर मैं क्या करता हूँ, 10-15 पर्सन्स को कॉल करता हूँ और उनके साथ फ्रॉड करता हूँ और लगभग डेली 20-30 लाख रुपए कमा लेता हूँ। तो ये कहाँ फॉल करेगा, ये फॉल करेगा प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके जो आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है उसे कहा जाता है प्रोसीड्स। पहला वाला पॉइंट क्या है, पहला वाला पॉइंट बात कर रहा है कि जो आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हो उसके लिए आपको कुछ दिया जा रहा है, उसके लिए आपको कुछ कमीशन दी जा रही है। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, प्रोसीड्स का मतलब क्या है। प्रोसीड्स का सिंपल सा मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके जो आपके पास चीज़ें आ रही हैं, मतलब आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो बेनिफिट है वो आपको डायरेक्टली मिल रहा है, मतलब क्राइम करने का सीधा सीधा आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आती है और विच हैज़ बीन एक्वायर्ड थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे आपने क्या किया, आपने अपने मालिक को जाकर 10 ज़मीनों के बारे में बताया कि जहां कब्जा करना आसान है ना। उस ज़मीनों में 2 ज़मीन आपको आपके मालिक ने दे दी, मतलब आपने अपने मालिक को बताई 10 ज़मीनें, तो आपके जो मालिक के जो मेंबर हैं वो गए 10 ज़मीन कब्जा लिए, तो मालिक ने खुशी खुशी आपको 2 ज़मीन दे दी एज अ कमीशन, है ना। तो ये ज़मीन आपके पास कहाँ से आई, है ना, हैज़ बीन एक्वायर्ड थ्रू दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये क्लॉज बात कर रहा है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी या ऐसा कोई पैसा अगर आपके पास है तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी, कम से कम आपको 3 साल की जेल होगी, जो कि बढ़कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, प्लस आपके ऊपर कम से कम 2 लाख का फाइन लगेगा, है ना। तो सेक्शन 111 का क्लॉज नंबर 6 ये बात कर रहा है उन मॉनेटरी बेनिफिट के बारे में, उन फ़ायदों के बारे में जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके आपके पास आ रहा है। या तो आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, या कोई सैलरी आपको दी जा रही है, या फिर वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके आप डायरेक्टली इन चीज़ों को कमा रहे हो। तो इस केस में पनिशमेंट मैंने आपको बता दी, ये 3 साल की जेल होगी, जो कि बढ़ के आजीवन कारावास हो सकती है और कम से कम 2 लाख का फाइन लगेगा। अब जो सेक्शन 111 का जो क्लॉज नंबर 7 है, ये क्या बात करता है, ये एक जनरल क्लॉज है। जैसे क्लॉज नंबर 6 में मैंने आपको क्या बताया, मैंने उसमें आपका भी एग्जाम्पल दिया और मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया। क्लॉज नंबर 6 उन लोगों पे अप्लाई होता है जो कि वो खुद उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट हैं, लेकिन क्लॉज नंबर 7 ये उन लोगों के ऊपर अप्लाई हो सकता है जो उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट भी नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मान लो आप एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट हो, जहाँ पे आप इकोनॉमिक ऑफेंस करते हो, लोगों के साथ फ्रॉड करते हो और आपने काफ़ी सारे लोगों के पैसे लूटे। मान लो आपके पास 50-60 लाख रुपए आ गए, आपने इन रुपयों से एक कार खरीदी और अब आपने क्या किया, जो आपने कार खरीदी थी ये
ले जाके आपने अपने पेरेंट्स को दे दी, यानी अपने घर में भिजवा दी। फिर धीमे धीमे आपने घर में एसी लगवाई, एक अच्छा जो होता है स्विमिंग पूल वो बनवा दिया। फिर घर में आप एसी, कूलर, पंखा सब लगवा दिया। आपके घर में रौनक ही रौनक। मतलब 1 महीने पहले आपका घर कंगाल था, लेकिन 1 महीने में ही आपके घर में वो सारी चीज़ें आ गई जो 1 साल में नहीं आ सकती हैं। तो इस तरह समझो, तो आपके घर में भैया रौनक ही रौनक है। फिर भैया क्या हुआ, एक दिन इनकम टैक्स वाले और पुलिस वाले पहुंच गए आपके घर पूछताछ करने के लिए कि हाँ भाई क्या हो रहा है, ये बड़का बड़का गाड़ी, एसी, बंगला सब कहाँ से आ रहा है। आप तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हो, आपके यहाँ कोई बिजनेस भी नहीं है, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बताओ। अब जो आपकी फैमिली है ये कहाँ पे फॉल करेगी, ये आपकी फैमिली फॉल करेगी 7th वाले क्लॉज में। क्योंकि 7th वाला क्लॉज क्या कहता है कि इफ़ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, तो यहाँ पे मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट कौन है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप का हिस्सा कौन है, उस ग्रुप के मेंबर आप हो। तो आपके बिहाफ पे अगर कोई भी और पर्सन, आपके फैमिली वाले हो गए, आपके फ्रेंड्स वगैरह हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, अगर इनके पोजीशन में से कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका इनके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट नहीं है। अब जब पुलिस वाले आपके पिताजी से जाकर पूछ रहे हैं कि अंकल जी बताइए कि आपके घर पे ये सारी वैल्यूएबल चीज़ें कहाँ से आ गई, 1 महीने पहले आप कंगाल थे, 1 महीने में इतना सा पैसा कहाँ से आ गया, ये सारी वैल्यूएबल चीज़ें कहाँ से आई। अब अंकल जी बता ही नहीं पा रहे हैं। अंकल जी तो यही बोल रहे हैं कि अरे सर ये सब तो मेरे बेटे ने भिजवाया है। लेकिन कहाँ से भिजवाया बताओ, आपका बेटा कोई काम भी नहीं करता है, बेरोज़गार है, तो उसके पास से इतना पैसा कहाँ से आया। तो यहाँ पे आपके पिताजी क्या हैं, ही इज अ पर्सन जो कि आपके बिहाफ पे, मतलब मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बिहाफ पे किसी ऐसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में पाए जा रहे हैं जिसका उनके पास कोई हिसाब नहीं है, कोई सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट नहीं है ना उनके पास। तो ऐसे में क्या होगा बताओ आप लोग। तो ऐसे में आपके पेरेंट्स या जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, अगर उनके पोजीशन में कोई मूवेबल या इमूवेबल चीज़ पाई जाती है ना, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस केस में जिस भी पर्सन ने मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन रखा है, चाहे वो आपके फादर हों या आपके फ्रेंड्स हों या चाहे कोई भी हो, तो उनको कम से कम 3 साल की जेल होगी, जो कि 10 साल तक बढ़ सकती है, और उसके साथ 1 लाख तक का फाइन लगाया जाएगा, है ना। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली का, दोस्तों का, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। तो मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया था। तो ये आपकी 7 पनिशमेंट मैंने पढ़ा दिया आपको। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैं चाहता था कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अगर आपको इन सारे टॉपिक के नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहीं पे आप लोग ऐड हो सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद बचेगा सेक्शन 112, वो छोटा सा है, पढ़ा दूंगा। फिर बचेगा 13, उसको देखेंगे, ये बहुत ही बड़ा है। फिर आपका यूनिट 2 जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शन का, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूनिट 2। तो मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी से 1 में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म करके यूनिट 2 स्टार्ट कर दूं, क्योंकि यूनिट 2 समझने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें कम से कम 30 सेक्शंस हैं, तो उसको आपस में समझना होगा ना, समझ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।